हेलो दोस्तों, मैं आर.के. शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट में। हम लोग जनरल नॉलेज देखने वाले हैं जी। यहां पर जनरल नॉलेज को बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, इसका डिस्कशन बहुत ही बारीकी से करेंगे। आप लोगों को कहीं किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? एक बार फिर से दोहराते हैं क्वेश्चन। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, बी 1938 ईस्वी में, सी 1946 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। अगर इसका सही आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी 1942 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया। कब किया जी? 1942 ईस्वी में किया। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने क्या किया? तो 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। हम लोगों को डेट बहुत ही अच्छी तरह से याद करके रखना है। 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। ठीक है, कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को क्या पारित किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति का बैठक वर्धा में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ जी? वर्धा में आयोजित हुआ। वर्धा में क्या आयोजित हुआ? वर्धा में कांग्रेस से कार्य समिति की बैठक आयोजित हुआ। कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को हुआ। कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन को अनुमोदित किया गया। वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया गया? तो अनुमोदित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह गांधी जी द्वारा चलाया गया अंतिम व्यापक आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया अंतिम व्यापक आंदोलन कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन था जी? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन द्वारा यह साबित हो गया कि अंग्रेजों का भारत में अवैध अधिकार है। किस आंदोलन से यह साबित हुआ कि अंग्रेजों का भारत पर अवैध अधिकार है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से यह साफ साफ साबित हो गया कि अंग्रेजों का भारत में अवैध अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से, कहाँ से? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हुए करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। कहाँ से? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू करते हुए। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिए? करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत
महात्मा गांधी समेत भारत के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार कर लिया गया? 9 अगस्त 1942 को। किसके तहत? तो ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत। किसके तहत जी? ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत। किनको गिरफ्तार कर लिया गया? तो महात्मा गांधी समेत भारत के सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी। कौन कांग्रेस रेडियो का संचालित करती थी? तो उषा मेहता करती थी। कब करती थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करती थी। कब करती थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करती थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का क्वेश्चन है दूसरा, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? जी हाँ, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था जी? तो 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ऑप्शन है लुई 14वां, बी लुई 16वां, सी चार्ल्स दसम, डी लुई फिलिप। आप इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब है लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। कौन था जी? लुई 16वां था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय राजा लुई 16वां थे। कौन थे? लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी जी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। राजा कौन थे? तो राजा लुई 16वां थे। राजा कौन थे? राजा लुई 16वां थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल की किला को तोड़ने से प्रारंभ हुआ था। फ्रांस की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति बास्तिल की किला को तोड़ने से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। फ्रांस की क्रांति किसको तोड़ने से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति बास्तिल की किला को तोड़ने से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की थी। फ्रांस की राज्य क्रांति की क्या नारा थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की नारा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, एक बार फिर से, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी है? तो फ्रांस की राजक्रांति की है। किसकी है जी? फ्रांस की राजक्रांति की है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, लुई 16वां की पत्नी एंतवातेन ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? तो लुई 16वां का पत्नी का नाम एंतवातेन था। क्या था जी? एंतवातेन। ठीक है, लुई 16वां की पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? तो लुई 16वां की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। या फिर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी एंतवातेन किसकी पत्नी थी? तो लुई 16वां की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी जी? लुई 16वां की पत्नी थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो आदि दार्शनिक का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांसीसी क्रांति में किनका योगदान था? तो फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू,
रूसो इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है बिहार। भारत में सबसे घनी जनसंख्या बिहार में मिलती है। कहाँ मिलती है जी? बिहार राज्य में मिलती है। ठीक है, बिहार राज्य में भारत की सबसे जनसंख्या मिलती है, घनी जनसंख्या मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या बिहार में है। कहाँ है जी? बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एक बार फिर से, बिहार में जनसंख्या का घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। 879 प्रति वर्ग व्यक्ति। कितना है जी? 879 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1 वर्ग में, बी 2 वर्ग में, सी 3 वर्ग में, डी 4 वर्गों में। ठीक है, तो इसका अगर सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब है 2 वर्ग में। कितने वर्ग में जी? 2 वर्ग में। सामान्य आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सामान्य आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य आपदा के 2 भाग प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा है। सामान्य आपदा के 2 भाग कौन कौन है? तो सामान्य आपदा के 2 भाग प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, भूकंप, सुखाड़, आंधी तूफान, चक्रवात, सुनामी, महामारी आदि शामिल है। फिर से, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, भूकंप, सुखाड़, आंधी तूफान, चक्रवात, सुनामी, महामारी आदि शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत आगजनी, बम विस्फोट, यातायात दुर्घटना, आतंकी हमला, नरसंहार आदि शामिल है। मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है? तो मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत आगजनी, बम विस्फोट, यातायात दुर्घटना, आतंकी हमला, नरसंहार आदि शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए
मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के किस जिला में अवस्थित है? तो अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है। ठीक है, या फिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में क्या अवस्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अजंता और एलोरा गुफा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अजंता में कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में 6 ही शेष हैं। ठीक है, अजंता में कुल कितने गुफा हैं? तो अजंता में कुल 29 गुफाओं में से आज के डेट में 6 ही शेष बचे हुए हैं। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। कौन सा गुफा संख्या गुप्तकालीन है जी? तो गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्रण प्रशंसनीय है। ठीक है, किस गुफा में मरणासन राजकुमारी की चित्रण प्रशंसनीय है? तो गुफा संख्या 16 में। किस गुफा में जी? गुफा संख्या 16 में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। इसमें माता शिशु का चित्रण अत्यंत सजीव है। ठीक है, किस गुफा में माता शिशु का चित्रण अत्यंत सजीव है? तो गुफा संख्या 17 में माता शिशु का चित्रण अत्यंत सजीव है। महायान शाखा से संबंधित अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, एलोरा की गुफा को राष्ट्रकूट द्वारा और ख्याति हासिल हुई। ठीक है, राष्ट्रकूट द्वारा किस गुफा को और ज़्यादा ख्याति हासिल हुई? तो एलोरा की गुफा को। किस गुफा को जी? एलोरा की गुफा को। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु कौन धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, जो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किस काल से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म का समावेश है। अजंता के गुफा में किस धर्म का समावेश है जी? तो अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म का समावेश है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, हिंदू तथा जैन तीनों का समावेशन है। एलोरा की गुफा में किन का समावेश है? तो बौद्ध, हिंदू और जैन का समावेश है। एलोरा में 34 गुफा मंदिर है। एलोरा में कितने गुफा मंदिर है? 34 गुफा मंदिर है। बौद्ध 1 से 12, हिंदू 13 से 29, जैन 30 से 40। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एलिफेंटा की गुफा भी राष्ट्रकूट वंश से संबंध है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से किस गुफा का संबंध है? तो राष्ट्रकूट वंश से एलिफेंटा गुफा का संबंध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में किसी भी तरह का जीके में कहीं से दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन को बारीकी से डीप में उसके बारे में जितना संभव हो सके उतना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
है।